हम अगर मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालें तो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ हमें जो है वो वाज़ेह दिखाई देता है, जो मुल्क में दहशतगर्दी का असल जिम्मेदार है। इस चैलेंज से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका हुकाम का मुत्तहिद होना इंतहाई जरूरी है। ये इत्तेहाद अब मुमकिन कैसे है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरीक साहब दिफाई तज़कियाकार हैं, जबकि दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब और जो कि नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड समरीक सालिक साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आज जो आर्मी चीफ की जानिब से भी बात की है एक यूनिटी की, सबसे पहले तो सवाल यही करूंगा कि यूनिटी हमारे मुल्क को यकीनी तौर पर बड़ी जरूरी है, ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम एक यूनिटी में आ जाएं? दानिश, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। हमारे जो इकाइयाँ हैं, हमारे जो सूबे हैं, उनके अंदर हम आंगी होनी चाहिए, उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। वेयर एज पोलराइजेशन की वजह से इतना बुरा हाल है कि पर्टिकुलरली एक सूबा जहाँ पे कि एक दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है, उनकी गवर्नमेंट है, उनका और सेंटर के साथ किसी किस्म की बजाय उस कोई हम आंगी होने चाहिए होने के टोटली तफरका है, वो टोटल ही इश्यूज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अंदर यूनिटी नहीं ला सकते जब तक हम जो है वो मेरिट बेस्ड पॉलिसीज नहीं लाते, जब हम लोग मेरिट बेस्ड इलेक्शन नहीं करते, जब हम लोग जिसका जो हक है उसको नहीं देते। इन सारी चीजों के ना होते हुए या इन सारी चीजों के फुकदान की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि यूनिटी लाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जनरल साहब, ये भी फरमाएगा कि जिस तफरीके की आप बात करें यकीनी तौर पर और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान का मामला देखा जाए, दहशतगर्दी का मामला देखा जाए, तो वही सूबा सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो यूनिटी लाई किस तरह जाएगी, इस तफरीके को ख़त्म किस तरह किया जाएगा? और जिस तरह आप हक तलफी की बात कर रहे हैं, ये कर कौन रहा है हक तलफी, जिसका बार बार तहरीक इंसाफ भी जिक्र करती रहती है और दूसरी जमातें भी हैं इसका जिक्र करती हैं इसका? देखिए, हमारे सामने जो ट्रैजेक्टरी है पाकिस्तान की पिछले 3 साल की, वो हम सब हमारे सामने है। अनडाउटेडली इस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, तो नैरेटिव तो उन्हीं का बिकेगा। वो तो बिल्कुल जो कहेंगे वही है जो आज नवाज शरीफ साहब ने जो आज जो बातचीत की है काफी अरसे बाद, तो डेफिनेटली तमाम मीन्स, तमाम जराए उनके पास हैं, जो वो कहेंगे वही सच लगेगा और सच महसूस किया जाएगा। वेयरएज जो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं बहुत ज्यादा बातचीत ना करूं पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो हम सबके सामने है, और आजकल जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें ब्यूटी यही है कि एक झूठ को छुपाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले अगर सच का टाइम था चंद साल सरफस होने में, आज चंद दिनों में जो सच जो है वो सामने आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। बाहर को जो हमारे चैलेंजेस हैं, इंडिया के साथ हमारा चैलेंज है, अफगानिस्तान के साथ हमारा चैलेंज है, एक दफा फिर पाकिस्तान दो बड़े हाथी जो कि दुनिया की ग्लोबल लेवल पे हैं, उनकी लड़ाई के सेंटर में एक तरफ चाइना, एक तरफ यूएस है। तो इन सारी चैलेंजेस को निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अच्छा जनरल साहब, इस पे हम कल भी बात कर रहे थे, जो मामला अफगानिस्तान के साथ उठा, और कल हमने देखा कि हम पे इल्जाम भी लगाया गया कि हमने स्ट्राइक्स की, जबकि डीजीआई की जानिब से बरमला कहा गया कि अगर हम करेंगे तो हम खुला करेंगे, बता के करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जो अपडेट ये है कि आज ईरान की जानिब से सालसे की पेशकश आई है, और माजी करीब के अंदर हमने जो अभी मुज़ाकरात किए दोहा के अंदर, जिसमें इस्लामी ममालिक शामिल थे। अब इसमें तब तो ईरान शामिल नहीं था, ईरान की शमूलियत अगर होती है तो हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई हेल्प हो सकती है हालात की कंट्रोल करने में या बेहतरी में? देखिए, जब मैंने पीएचडी की थी, और मेरी पीएचडी थी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक के ऊपर, और उसका टोटल मकसद ये था कि सीपैक जो एक बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान के रास्ते में, उसको देखा जाए कि उसको खतरात क्या होंगे, और अगर हमने सीपैक का एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर हमारी जो फ्यूचर सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर होगी। तो मेरे नज़दीक मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो उस वक्त की सुपर पावर्स है, वो तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में बुरी तरह से नाकाम हुई है।
चाहे उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, हाथ साफ किए और वापस चले गए, और पाकिस्तान के लिए वो मैस छोड़ दिया टू सॉर्ट आउट। सेकंड टाइम अगेन वो वॉर ऑन टेरर के लिए आए, यहाँ पे एक मैस क्रिएट किया, यहाँ पे हथियार छोड़ के वो वापस चले गए, और वो सारा जो उसका खमियाजा वो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि वो रीजनल कंट्रीज जो कि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, लाइक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, उनको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए। मेरे नजदीक इससे पहले तुर्की और कतर ने एफर्ट किया है, ईरान का बीच में शामिल होना खुशाइंद है, लेकिन देखना ये होगा कि ईरान जो है वो किस साइड के ऊपर है। ईरान जो है वो उस साइड पे नहीं है विच इज जो कि यूएस का कैंप है, वो तो यूएस का राइवल है। सऊदी अरेबिया अगर बीच में आता है, जिसके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, और मैं समझता हूं कि उनको बहुत पहले इसमें आ जाना चाहिए था। रशिया अगर बीच में आता है, चाइना बीच में आता है, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा चांसेस है हमारे पीस, अमन के और एक ये जो एग्रीमेंट के। अच्छा जनरल साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह आपने सऊदी अरेबिया का हवाला दिया, बाकी ममालिक का यकीनी तौर पर रशिया और चाइना क्योंकि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बड़ी कर रहा है, और हमारे सीपैक का जो मनसूबा यकीनी तौर पर गेम चेंजर जिसको कहा जाता है, इसमें अफगानिस्तान की शमूलियत के हवाले से बात हो सकती है, और खास तौर पर ये ईरान और सऊदी अरब को लेने के अंदर तमाम मामला के अंदर इतना डिले क्यों समझते हैं आप? देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ अभी हमने एग्रीमेंट किया था, डिफेंस एग्रीमेंट, एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। अभी उसकी इंक जो है वो ड्राई नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान के ऊपर ये चैलेंज सामने आ गया अफगानिस्तान की तरफ से। तो मैं ये कहूंगा कि अब सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरेस्ट देखा, और उसने इवन इसको कंडेम करना भी मुनासिब नहीं समझा, जो कि एक टेस्ट है इस एग्रीमेंट का जो सऊदी अरेबिया के साथ हमने किया। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक डिलेड है, जाहिर है वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे होंगे, और लेकिन ये कि जो तुर्की है, जो कतर है, जो ईरान है, ईरान तो डेफिनेटली एक राइवल है सऊदी अरेबिया का, दे आर फीलिंग कंसर्न कि ठीक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। मेरा सऊदी अरेबिया की अभी तक लेड बैक अप्रोच है। तो सर, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, ये सऊदी के साथ ये मामला डिस्कशन में लेके नहीं आए? आई एम श्योर जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाया होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने अपने जो भी उनके तफजात है उनका उन्होंने इजहार किया होगा, लेकिन हम तो मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो है ओपन सोर्सेज को, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे। टर्की से पहले सऊदी अरेबिया शुड हैव स्टेप्ड इन दिस फाइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक और बड़ा अहम सवाल, क्योंकि केपी जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है जब अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं वो खराब होते हैं, और यकीनी तौर पर वहां पर रिश्तेदारियां भी हैं, बरमला जो हुकूमत है वहां की कह चुकी। केपी की हुकूमत ने एक हुकूमत को ऑफर की थी, विफाकी हुकूमत को, कि अफगानिस्तान के मामले में हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या उनकी मदद नहीं ली जा सकती, जिनका पॉजिटिव जवाब उनको नहीं दिया गया? आप टर्की का बात कर रहे हैं? तुर्की केपी हुकूमत की, सॉरी कौन सी हुकूमत? खैबर पख्तूनख्वा केपी हुकूमत। देखिए, केपी तो मैं आपको शुरू में कह चुका हूं कि सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज इस वक्त है, जो सीरियसली हमें हर चीज में शक्ल कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो एक दूसरे के साथ यूनिटी है, वो इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। नहीं जनरल साहब, मैं सवाल ही कर रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान के स्पेसिफिक मामले की हम बात कर लें, तो आपके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बारहा ये ऑफर की कि हम इसमें मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट बानी पीटीआई का भी बयान आया था कि मैं इसमें मदद कर सकता हूं अफगानिस्तान से मामले की, तो क्या उनकी हेल्प नहीं ली जा सकती? मेरा सवाल ये है। देखिए, मैं तो कहता हूं लेनी चाहिए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पॉलिसी को डिफरेंट थी अफगानिस्तान के बारे में। आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरा के ऊपर कहते थे कि ये मेरे भाई हैं अफगानिस्तान के, और हमने इनकी मदद करनी है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारा कुछ टॉपसी टर्वी हो गया, टोटली चेंज हो गया। उसके बाद हमने हर वो काम किया जिससे हम अफगानिस्तान की नॉइस अर्न करें, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम अफगानिस्तान की गुडविल अर्न करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे बड़ा एक शॉर्ट सा जवाब एक और चाहिए कि आपको मुस्तकबिल करीब में कितना लगता है कि कितनी देर में या जल्दी हालात जो है वो अफगानिस्तान के साथ कंट्रोल में आ जाएंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर। उनकी सप्लाई लाइन, उनकी ट्रेड, सारी कुछ पाकिस्तान से गुजरती है। इस वक्त भी जो खुदोनोश की चीजें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं अफगानिस्तान में। ये उनको अभी ऑलरेडी इम्पिंच और उनको फील होना शुरू हो गया है, पिंच होना करना शुरू कर दिया है। तो आगे जाके इस एनवायरनमेंट की वजह से जब हमारे खैर खा मुल्क स्टेप इन होंगे टू सीक रिकंसिलिएशन, तो मैं आई फील कि बहुत थोड़े टाइम में शायद हम खुशखबरी सुने कि हमारा आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिल्कुल ठीक है, और हम ये दुआ भी करेंगे कि जल्द अज जल्द हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सही हो जाए, ताकि यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के अवाम के हक में ये बात जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सियासी मामला पर गुफ्तगू करेंगे और कमरुल इस्लाम नादर साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।